चलिए, आज की क्लास में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। जब कभी हम कोई कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर यह कंडीशन हमारी ट्रू हो तो ये वाला काम होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो फिर एल्स वाला काम होना चाहिए। तो बेसिकली ये इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। कैसा स्टेटमेंट होगा? इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। मैं अगर डायरेक्टली सिंटेक्स पर आऊं तो ये इफ ब्लॉक हमारा कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। और ये एल्स ब्लॉक हमारा कब एग्जीक्यूट होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्स ब्लॉक। ये एल्स ब्लॉक हमारा कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। बट आपको एक बात जरूर मैं बताऊंगा, ये पक्की बात है कि या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, बट कब कौन सा एग्जीक्यूट होता है भाई? हाउ यू जज? ये आप कैसे जज कर पाएंगे कि कौन से समय पर कौन सा चलता है? तो इसका सिंपल मैं एक ही जवाब दूंगा आपको कि जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक चलेगा, और जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा। इस बात को मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शुड बी यूज्ड व्हेन वी हैव द सिंगल कंडीशन टू चेक। इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू, compiler execute the if block, and if condition become false, अगर in that case else block gets executed। ये सारी बातें मैं आपसे अभी अभी डिस्कस कर चुका। when we want nothing should be done, when condition becomes false, that time else is also optional। देखिए, else लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ भी नहीं करना जब कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाए, when we want nothing should be done when condition becomes false, that time else is also optional। ऐसे केस में जो else होता है वह भी कैसा होता है बेटा? ऑप्शनल होता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि else न लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। else can only be executed when condition becomes false। ये तो आपको समझ में आ गया। कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक चल रहा है, और कंडीशन अगर हमारी फॉल्स है तो फिर हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो एल्स ऑप्शनल तो है। जब हम चाहते हैं कि भाई कंडीशन फॉल्स हो तो हम चुप रहना चाहते हैं तो एल्स मत लगाइए। एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ डायग्राम है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एनोटेट करके दिखाऊंगा कि यहां से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ये स्टार्टिंग है। यहां पर हमने कोई भी कंडीशन टेस्ट की, कोई भी कंडीशन। अगर यह कंडीशन हमारी ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन हमारी अगर ट्रू है तो ये इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ऐसे केस में कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता होगा बेटा? एल्स ब्लॉक। बट ये पक्की बात समझ लेना भाई, या तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। अब ये तो आप प्रैक्टिकली जब करेंगे, जब मेरी समझ में आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब कभी इफ और एल्स के अंदर सिंपल एक एक स्टेटमेंट हो, व्हेन यू आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट ओनली सिंगल स्टेटमेंट, जब भी कभी हमारे पास कोई सिंगल स्टेटमेंट है, अगर व्हेन वी आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट, तो उस केस में करली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं। करली ब्रेसेस कैसे होते होंगे? ऑप्शनल। ये मेरी एक बूल कंडीशन है और यहां पर हमने क्या प्रिंट कराया? हेलो प्रिंट करा दिया। सो दिस इज द बूल कंडीशन। ये मेरी बूल कंडीशन है। सो इसको थोड़ा सा एक बार समझते हैं कि जब कभी आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल विद यू।
जब कभी इफ ब्लॉक के अंदर जब एक स्टेटमेंट होता है, ऐसे केस में करली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं। क्या ऑप्शनल होता है बेटा? करली ब्रेसेस। जैसे यहां पर कोई भी मैं बुलियन कंडीशन लगाऊंगा, अगर ये ट्रू होगी तो हेलो प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और यहां पर मैंने करली ब्रेसेस लगाया। तो इन सारी कहानियों के ऊपर एक छोटा सा कोई प्रोग्राम डिस्कस करके देखते हैं इफ एल्स के ऊपर। फिलहाल तो बस मुझे आपको ये समझाना था कि करली ब्रेसेस एक स्टेटमेंट के केस में ऑप्शनल होता है, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट अगर कहीं पर हो, मल्टीपल स्टेटमेंट अगर कहीं पर होते हैं तो करली ब्रेसेस मैंडेटरी होता है। ये लाइन जानते होंगे, ये कमेंट होती है, मैंने कहा दिस डेमो इज फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। ये चीज मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये मेरी एक हेडर फाइल है। अब ये बताना जरूरी नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं। हैश को हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। हैश जो है विच इज नोन एज व्हाट? प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इंक्लूड का भी एक नाम होता है। अगर मैं आपसे इंक्लूड की अगर बात करूं, देखिए हैश की अगर मैं बात करूं आपसे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। और जो इंक्लूड होता है ना, इंक्लूड, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसिव कमांड। प्री प्रोसेसिव कमांड। वन इज नोन एज व्हाट? प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, और सेकंड वन इज नोन एज द प्री प्रोसेसिव कमांड। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और जो stdio.h है ना, वो एक हेडर फाइल है। वैसे मैं आपको बताऊं, .h भले ही ये एक्सटेंशन दे रखा है बेटा, बट ये सी का एक पहले से बना बनाया कोई प्रोग्राम है जिनका एक्सटेंशन .h होता है। जो ये printf और scanf है ना, ये बेसिकली इस stdio.h के अंदर ही बने हुए हैं। इस प्रोग्राम में सिखाना क्या चाहते हैं? ये सिंपल इफ एल्स को समझाने का एक प्रोग्राम है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। ये जो इंटेंट दे रखा है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमने यहां पर एक मैसेज प्रिंट कराया, प्लीज एंटर अ नंबर। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं पता है? कि आप इस प्रोग्राम को एक बार पहले चलाकर देखिए। सी द आउटपुट फर्स्ट। वंस यू सी द आउटपुट, देन यू वुड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। पहले आप ये देखिए कर क्या रहा है ये प्रोग्राम। तो ये एक आईडी है मेरे पास, कोड ब्लॉक। मैं फाइल में गया, न्यू पर क्लिक किया, एम्प्टी फाइल ले लेना यहाँ पे, और सबसे पहले इसे सेव कराइए भाई से, सेव। और इसमें नाम कुछ भी दे सकते हैं भैया, जैसे लेट अस अज्यूम माय फेवरेट स्टूडेंट इज हर्षा, हर्षा डेमो 1। नो नीड टू गिव द एक्सटेंशन, राइट? आपको कोई भी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आपने इस प्रोग्राम को सेव करा लिया, यू हैव सेव्ड इट। मैंने यहां पर इसे पेस्ट कराया। अभी स्टेप बाय स्टेप आपको तो वीडियो को पॉज कर आपको इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, बट मैं समय को बचाने के चक्कर में ऐसा करता रहता हूं। मैंने रन किया, और यहां पर उसने मुझसे पूछा प्लीज एंटर अ नंबर। मैंने डाला 25। यहां पर आए और यहां पे लिखा नंबर 25 इज ग्रेटर देन 10। 25 किससे बड़ा है? 10 से बड़ा है। एक बार फिर से रन करा लिया, और अब के हमने सिंपल इसके अंदर 5 दिया। अब हमने सिंपल इसके अंदर क्या दिया है? 5। देन अगेन मैंने एंटर प्रेस किया, तो नंबर 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10। नंबर 5 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 10। या तो 10 से वो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो आपको शायद आउटपुट समझ में आ गया होगा।
अब इस प्रोग्राम को एक बार आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए, इस लाइन को देखकर प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। स्कैनफ में आपने यहां पर फॉर्मेट बताया, उसका क्या बताया बेटा? फॉर्मेट। %d ये डेसिमल वैल्यूज की बात करता है। डेसिमल का मतलब कहीं पर भी आप दशमलव से नहीं समझेंगे भाई। डेसिमल वैल्यूज इनफैक्ट वो होती हैं जिनका बेस 10 होता है, जिनका क्या 10 होता है? बेस। और जब भी कभी हम इनपुट लेते हैं तो हमें एड्रेस बताना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यू आर इनवाइटेड, आप मेरे यहां इनवाइटेड हैं, यू आर इनवाइटेड, तो मुझे आपको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा ना। मुझे आपको अपना क्या बताना पड़ेगा? एड्रेस बताना पड़ेगा। तो यहां पर प्लीज एंटर अ नंबर, हमने एक नंबर लिया और वो यहाँ %n वाली जगह पर आ जाता है। तो मैं क्यों ना यहाँ पे लिख लूं, पहली बार में आपको ध्यान होगा मैंने 25 डाला था तो वो n पर आ गया होगा, तो ऐसे करके एक वेरिएबल बन गया होगा कहीं पर, और उसका नाम क्या होगा? n, और उसमें शुरुआत में मैंने क्या स्टोर किया था बेटा? 25। अब यहां पर हमने कंडीशन को टेस्ट किया, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। क्या 25 बड़ा होता है? क्या 25 बड़ा होता है 10 से? अगर 25 बड़ा होता है 10 से, जो कि है, तो ये वाली चीज प्रिंट होगी, नंबर। जो %d है ना भाई, ये हमें दो चीजें बताता है। एक तो ये प्लेस होल्डर है, यहां पर कोई वैल्यू आने वाली है, इट इज अ प्लेस होल्डर। दूसरा, ये इसका फॉर्मेट भी बताता है। क्या बताएगा बेटा? इसका फॉर्मेट। देयर आर टू थिंग्स। तो विश्वास करिए, जो n वाली जो वैल्यू है, n वाली, वो इस जगह पर आती, तभी तो आ रहा था नंबर, और n में क्या था? 25। नंबर 25 इज ग्रेटर देन व्हाट? 10। बट आपको ध्यान होगा, दूसरी बार वैल्यू आपने शायद 5 डाली थी। क्या डाली थी? 5। उसने बोला था ना प्लीज एंटर अ नंबर, ये M% एड्रेस बताने के लिए होता है। इनपुट ले लिया हमने, 5 ले लिया। क्या 5 बड़ा होता है 10 से? नो, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स ब्लॉक में आया, और यहां पर नंबर, और देखो %d की जगह पर इस n की वैल्यू यहां आ गई। नंबर 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10। मैं तो सिंपल आपसे ये कहूंगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 10। और ये पॉइंट यहां पर आके हमारा क्या हो गया होगा बेटा? प्रिंट हो गया होगा। तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई जब इफ ब्लॉक चलेगा, और ये कंडीशन जब हमारी फॉल्स होगी तब चलेगा। ये पहला प्रोग्राम है, मैं जानता हूं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा होगा, बट ऐसे अभी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स सीखेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज आप लिखिए चैट बॉक्स में विद यू पूरा नहीं लिख सकते तो WU लिख देना, बट आई वांट फ्रॉम लाइक योर साइड। मैंने ये इफ एल्स का एक बहुत सरल सा प्रोग्राम पढ़ाया है कि अगर हमारी वैल्यू 10 से बड़ी है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। प्रीति, उपेंद्र, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं बेटा? आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं जानता हूं अभी ये पहला प्रोग्राम था, आगे का एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, इवन ऑड के ऊपर इसका डिस्कशन करेंगे, यहां से चीजों को समझते हैं। देखिए, अब इवन ऑड का सी से कोई संबंध नहीं। इवन ऑड तो एक मैथ की चीज होती है। ऐसा कोई नंबर जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए,
उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड ना हो वो हमारा ऑड नंबर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई इवन ऑड पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। आई एम नॉट हियर टू टीच यू लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज इवन और व्हाट इज ऑड। इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग इफ एल्स पर मास्टरी करना चाहते हैं। किस पर मास्टरी करना चाह रहे हैं बेटा? इफ एल्स पर। पुराने वाले प्रोग्राम को हटाइए और एक नए सिरे से यहां पर एक प्रोग्राम रखिए आप। सिंपल रन इट, आप इसे रन कराएं। और उसने पूछा प्लीज एंटर अ नंबर, मैंने यहां पर डाला 10 विच इज द इवन नंबर, जो कि एक इवन नंबर है। देखिए नंबर 10 इज इवन नंबर। जो 10 है वह कैसा नंबर है बेटा? नंबर 10 इज व्हाट? इवन नंबर। बट अगर मैं इसी की जगह पर दोबारा से रन करूं और यहीं पर अगर मैं मान के चलिए 9 दे दूं, 9, जैसे मैंने यहां पर 9 दे दिया, तो नंबर 9 इज व्हाट? नंबर 9 इज द ऑड नंबर। ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड ही नहीं हुआ है, 2 से क्या नहीं हुआ बेटा? डिवाइड ही नहीं हो रहा, वो फिर एक ऑड नंबर है हमारा। तो मैं तो अगर आपसे सी को अगर छोड़कर बात करूं तो क्या हमें इवन और ऑड की बातें समझ में आती हैं? इवन नंबर आर दोज नंबर आर प्रॉपरली डिवाइडेड बाय द 2। तो मैं आपको यहां पर एक मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ाऊंगा। एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है भाई, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैं इस बैच में ये चीज पढ़ा चुका हूं। इसे बेसिकली हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अगर कोई चीज प्रॉपरली डिवाइड हो जाती है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर वो 0 आएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, पहले बेटा आपको हर चीज का नाम पता होना चाहिए। पहली चीज को कमेंट कहते हैं। दिस डेमो इज फॉर इवन एंड ऑड नंबर, ये कमेंट है। इट इज ओनली फॉर द बेटर रीडेबिलिटी, ये बताने के लिए होता है कि ये प्रोग्राम आखिर में कर क्या रहा है। ये मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड करा ली stdio.h। आपको आगे चल के मैं आपको खुद की अपनी हेडर फाइल बनाना सिखाऊंगा। इफ माई नेम इज dd देन dd.h करके आप एक हेडर फाइल बना सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में कुछ होना हो बट मेन का होना बहुत जरूरी है। मैं फंक्शन एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वॉइड को रिटर्न टाइप कहते हैं, मेन इज अ फंक्शन। यहां से इसका ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ है। ये जो लाइन लिखी है इंट n, इसको बेसिकली हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा? वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर आपने बोला प्लीज एंटर अ नंबर, इसे देखकर कोई भी इंसान नंबर डालेगा भाई, m%n। जब जब इनपुट लेंगे, जैसे आप किसी को भी अपने घर पे बुला रहे हैं तो उसे एड्रेस जरूर बताएंगे भाई। किसी को शादी का कार्ड भी देने जाते हैं ना, शादी का कार्ड, तो बेसिकली आपके कार्ड पर उस पर एड्रेस लिखा होता है भैया। अब देखिए यहां पर m% का साइन लिखा हुआ है। पहली बार n में हमने क्या लिया था? 10। अब देखिए n मॉड्यूलस बाई 2, यानी कि 10 मॉड्यूलस बाई 2। अब ये देखो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है तो गारंटीड यहां पर रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा? 0। तो क्या ये जो 0 है वो 0 के बराबर है? क्या जो ये 0 है वह 0 के बराबर है? इफ 0 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर है तो ये फिर कैसा नंबर है पता है? दिस इज द इवन नंबर। ये कैसा नंबर है? इवन। भाई नंबर यहां पे %d की जगह पे जो n की वैल्यू वो आ जाएगी। दूसरी बार में आपको ध्यान है मैंने शायद 9 डाला था, 9। व्हाट आई हैव गिवन इन दिस वन? 9। सो एक बार वो भी बताना चाहूंगा, 9 मॉड्यूलस बाई 2, इसमें तो रिमाइंडर 1 आएगा ना, और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो उस केस में कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक।
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर पर जाके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पॉज करें और आप ये चीजें बनाएं। कैसे बनाना देखिए, मैं टीचर हूं, मुझे चीजें रट गई। आपको यहां से हैश इंक्लूड stdio.s, ध्यान रहे ये कोड ब्लॉक अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताएं, आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। यहां पर वॉइड मेन जो हिंट सी आ रही है एस्केप दबा देना, वो गायब हो जाएगी। यहां पर आए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऐसी चीजें आपको रट जाएंगी। इंट है, यहां पर प्रिंट एफ से आप प्लीज प्लीज लगा दो, प्लीज एंटर अ नंबर। इसे देखकर इंसान नंबर मांगेगा आपसे, तो स्कैन एफ, यहां पे आपने क्या लिखा %d। इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं मेनली। क्या कहते होंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहां पर आपने उसका एड्रेस बता दिया m%n, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इतना कुछ करने के बाद प्लीज एंटर नंबर, और वो नंबर हमने यहां ले लिया, वो नंबर हमारा यहां आ गया है बेटा। अब यहां पे बस एक कंडीशन लगानी थी, इफ n मॉड्यूलस बाई 2 अगर 0 आता है, मॉड्यूलस बाई 2 अगर यहां पे n को जब डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो यहां पर प्रिंट करा दीजिए प्रिंट एफ, चाहो तो नंबर, और या फिर लिख दो यार, सिंपल लिख दो इवन नंबर। अब देखिए इफ में एक ही स्टेटमेंट था तो करली ब्रेसेस नहीं लगाया, यहां पर आए एल्स, फिर से प्रिंट एफ लिख दिया और यहां पर लिखा हमने ऑड नंबर, पुट सेमीकोलन, जो मेन हमने शुरुआत किया है और उसको यहां पे आके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहां पर रन वाली जो चीज आ रही है ना वो डिसेबल्ड आ रही है बेटा। कैसी है? डिसेबल्ड। क्यों आ रही है? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन वाली जो विंडो थी ना, ये वाली खुली हुई थी। एंटर प्रेस करो, देखिए अभी एक्टिव हो गया, रन कराइए। यहां पर आपने डाला 11 विच इज नॉट प्रॉपरली डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है। यहां पर क्या मैसेज आया बताइए? यहां पर एक मैसेज आ रहा है विच इज नोन एज द ऑड नंबर। ये कैसा नंबर? प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर। सो यहां पर ये 11 है और यहां पर क्या मैसेज प्रिंट हुआ हमारा? ऑड नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दैट्स इट। ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर समझाई। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंपेयर डेमो। बट आप इस प्रोग्राम को प्लीज, जो मैं अभी यहां से कॉपी करके वहां पे चला देता हूं, इसका कारण ये कि टाइम को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। अब हमें 2 नंबर को कंपेयर करने का प्रोग्राम सीखना है। एक ही लाइन थी तो यहां पे हम सिंगल लाइन कमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ये हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, मेन फंक्शन, ये वही हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो गया। अब हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए। अब देखिए जब 2 नंबर ले रहे हैं तो 2 बार %d लगा रहे हैं, राइट? दिस वन %d और %d। और हमने यहां पे 2 ही वेरिएबल लिए, m%a कॉमा m%b। अब यहां पर बस मैंने ये बताया कि क्या a और b बराबर है, क्या a और b बराबर है। जब a और b बराबर हैं तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट हुआ, बोथ नंबर्स आर इक्वल। a और b क्या बराबर है? तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट हुआ, बोथ नंबर्स आर व्हाट? इक्वल। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर यहां पर बोल दिया हमने बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसको चला के देखिए, मतलब मैं तो आपको यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कंडीशन ट्रू है, अब आप इससे इंट्रोस्पेक्शन करिए प्लीज। जैसे मैं आपके सामने अगेन यहां पर लिखकर आपको चीजें बताऊंगा।
यहां से सारी चीजों को हटा दिया, राइट। ये तो सब कुछ बेसिक था भाई। इंट ए कॉमा बी, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी बना लो, एक्स वाई बना लो, num1 num2 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप आए, प्रिंटफ क्या लिखा बेटा, प्लीज एंटर 2 नंबर। इसे देखकर इंसान क्या करेगा, 2 नंबर डाल देगा। आप चाहते हैं कि कर्जर नीचे आए तो स्लैश एन लगा दिया करो, स्लैश एन। जो भी कुछ डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होता है। स्लैश एन चूंकि एक लाइक एस्केप सीक्वेंस कहते हैं इस चीज को हम लोग, व्हाट वी से एस्केप सीक्वेंस। अब यहाँ पे 2 नंबर हमने ले लिए भाई, स्कैनफ %d। अब 2 बार %d लगाना पड़ेगा, चिपका के लिख दो, स्पेस दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा %a कॉमा %b, दोनों वैल्यूज हमने ले ली। एंड पुट सेमीकोलन हियर, %a कॉमा %b। यहां पर जब दोनों वैल्यू हमारी आ गई, बस यहाँ कंडीशन ही तो चेक करनी है। ये देखो डबल इक्वल है, सिंगल इक्वल नहीं है भाई। डबल इक्वल को हम इक्वल टू ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानेंगे बेटा, इक्वल टू। इसको अगर कहने का तरीका सीखें तो क्या ए की वैल्यू जो है, क्या ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है। इफ ए इज इक्वल टू बी, तो यहां पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। यहां पे लिखा हमने बोथ आर सेम, सेमीकोलन लगा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंटफ, और यहां पर क्या लिखा बेटा मैंने, बोथ आर नॉट सेम, पुट सेमीकोलन। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस और की होगी कि इफ और एल्स के अंदर हम बार बार हम एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बार बार हम एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो ऐसे केस में ये कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं, कर्ली ब्रेसेस, वह ऑप्शनल होते हैं। कैसे होते होंगे बेटा, दीज ऑल आर व्हाट, ऑप्शनल। क्या ए और बी बराबर है, तो यहां पर मैसेज दिया बोथ आर सेम। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो बोथ आर नॉट सेम। चाहो तो चला के देख लीजिए एक बार, मैंने रन किया, सी पहली वैल्यू ली 10, दूसरी वैल्यू चाहूं तो मैं स्पेस देकर भी ले सकता हूं या एंटर प्रेस करके भी ले सकता हूं। यहां पर हमने 20 ले लिया। अब क्या 10 और 20 बराबर होते, नहीं होते, तो यहां पर क्या बोला उसने, बोथ आर नॉट सेम। अगर आप इसे फिर से रन कराएं और यहां पर 10 लिखा और यहां पर भी मैंने 10 लिखा, 10 स्पेस 10, मैंने एंटर प्रेस किया, ये भी 10 और ये भी 10, दिस इज 10 और ये भी 10 है, तो बोथ आर सेम। इस केस में यहां पर क्या आ रहा है बेटा, बोथ आर सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, दैट्स इट। सो ये कहानी मैंने आपको इसके अंदर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा। void main int a comma b, please enter 2 number, %d %a comma %b। क्या a और b बराबर हैं, बोथ आर सेम। अगर ये बराबर नहीं है तो हम एल्स में आए, और यहां पर क्या मैसेज प्रिंट हुआ, बोथ आर नॉट सेम। दैट्स इट। सो अगला प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपको करने चाहिए, रट जाए चीजें कि हैश इंक्लूड stdio.h, void main, how we declare the variable, ये सारी चीजें। अब मेरा यहां पर एक प्रश्न है आपसे लीप ईयर का, मुझे कोई इंसान बताए कि लीप ईयर क्या होती है। अब जैसे आपको लीप ईयर नहीं आती तो इसमें सी का कोई दोष नहीं है भाई। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द लीप ईयर, तो इसमें सी का कोई दोष नहीं। बहुत सारे लोग कहते सर मैं लीप ईयर का प्रोग्राम बना नहीं पाता, तो भाई इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या दोष होता है। तो चलिए पहले मैं ऐसा करता हूं, थोड़ी देर के लिए सी को छोड़ देते हैं, राइट। प्लीज
लीव लाइक सी लैंग्वेज, लीप ईयर समझ लेते हैं। अगर आपको ऊपर ऊपर से बताना तो इतना बता दीजिए कि नॉर्मली ईयर्स में 365 डेज होते हैं। नॉर्मली ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा? 365। बट अगर किसी ईयर में कोई एक्स्ट्रा डे हो, अगर किसी ईयर में कोई अगर एक्स्ट्रा डे अगर है तो फिर वो लीप ईयर है। एक्स्ट्रा डे से मेरा मतलब 366। तो यहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है और वो फेब में ऐड होता है बेटा। अ ईयर कंटेनिंग एन एक्स्ट्रा डे इट हैज 366 डेज instead of the normal 365 days. The extra day is added in Feb, which has 29 days instead of the normal 28 days. और मैं आपको बता दूं, हर चौथी साल जो फोर्थ ईयर होती है, फोर्थ ईयर वह बेसिकली लीप ईयर होती है। जैसे हम लोग अभी 2020 में जी रहे हैं, विच इज द लीप ईयर, क्योंकि इसमें 29 फेब था। तो इसके बाद ऑब्वियस है कि अगली वाली जो लीप ईयर आएगी वो 2024 में आएगी। कह रहा हूं ना मैं आपसे कि लीप ईयर अकर एवरी 4 इयर्स। बट ध्यान रखना, जो सेंचुरी वाली ईयर होती है वह लीप ईयर नहीं होती है, एक्सेप्ट दैट एवरी 100 इयर्स स्पेशल रूल अप्लाई। 100 इयर्स वाले जो सेंचुरी वाली जो चीजें होती हैं, जैसे 2000 सेंचुरी वाली जो ईयर होती हैं, उनके लिए एक अलग से रूल होता है। तो क्यों ना मैं आपको ये पूरा रूल एक बार समझाऊं, हाउ टू नो इफ इट इज अ लीप ईयर। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम आपके लिए लिया है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, लीप ईयर आर एनी ईयर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4। लीप ईयर वो हर साल हो सकती है जो काय से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, जैसे 2012, 2016। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ ये कुछ नियम है। एक्सेप्ट if it can be exactly divided by 100, then it is not what this one or this one। सेंचुरी वाली नहीं होनी चाहिए वो। एक्सेप्ट इफ इट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 400, देन इट इज व्हाट दिस वन। सो एक्चुअल में यहां पे दो कंडीशन आपको दिमाग में लगानी पड़ेंगी कि वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए या 400 से होनी चाहिए, और वो 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन को मैं लगा के बताऊंगा। बट ये 4 साल में ही, ये फोर्थ ईयर के अंदर ही ऐसा क्यों होता है कि हर चौथी साल में ही ऐसा होता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बिकॉज द अर्थ रोटेट अबाउट 365.2423। देखो 0.25 भी नहीं है एग्जैक्ट, तो यानी कि हम 365 दिन मान लेते हैं, बट उससे ज्यादा होते हैं। सो समथिंग हैज टू बी डन टू कैच अप दैट। ये एक्स्ट्रा है ना हर ईयर में। अगर ये कास्ट 0.25 होता तो हर चौथी साल में एग्जैक्टली 1 बनता। बट देखिए मान लिया, ये राउंड ऑफ कर लिया। सो एवरी फोर्थ ईयर वी एड एन एक्स्ट्रा डे विच मेक द दिस वन। बट एग्जैक्टली तो ये नहीं था ना, दिस इज फेयरली क्लोज बट is wrong by about 1 day every 100 years। बट देखिए 0.25 जरूर मान लिया, बट वो था तो 0.24 समथिंग ना। तो जैसे ही 100 इयर्स होती होंगी तो ऐसी सिचुएशन आती होगी कि उस केस में से लीप ईयर नहीं मानते। सो एवरी 100 इयर्स वी डोंट हैव अ लीप ईयर एंड दैट गेट्स अप व्हाट 0.24 डेज पर ईयर। तो एक दिन कम कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो 24 जो लिखा हुआ उसमें कितना कम था, वो -0.01 ना। बट ये हैं सारी बातें गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड ये बातें थी। अ बिट कंफ्यूज, तो क्यों ना इसके ऊपर एक डायरेक्टली सिचुएशन लगा दूं। ये लीप ईयर से रिलेटेड प्रोग्राम है, सुपर इजी। मेन बनाया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंटर अ ईयर, यहां पर %d लगा के ईयर ले ली। ये कंडीशन आप समझ लीजिए भैया,
पहली शर्त, वो ईयर 4 से प्रॉपरली डिवाइड होनी चाहिए। बट यहां पर एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है बेटा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये कहता है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अब देखिए, ये तो पक्की बात है कि ईयर को 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ या तो ईयर 100 से डिवाइड ना हो, यानी कि वो सेंचुरी वाली ना हो, या फिर वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी होता है। देखिए, पहली कंडीशन तो मैंडेटरी है भाई, कि ईयर मस्ट बी डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। ईयर जो होती है वो काय से डिवाइड होनी चाहिए बेटा, ईयर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, नंबर 1। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो ईयर 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, या तो ये शर्त पूरी हो कि सेंचुरी वाली ईयर लीप ईयर नहीं हो सकती, या फिर वो कितने से डिवाइड होना चाहिए, 400 से। तो ये सिचुएशन आपको लगानी पड़ेगी। देखो, इनके बीच में मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज किया है। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इस वाले एरिया को ट्रू मान लिया जाएगा, या तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए या फिर 400 से वो डिवाइड हो। ये लॉजिकल और ऑपरेटर है, आप जानते होंगे। अब बिट फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इधर वाले एरिया को ट्रू मान लिया जाएगा। और यहां पर ये वाली चीज कि क्या ईयर जो है वो 4 से प्रॉपरली डिवाइड है क्या, तो यहां पर मैंने बोला एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर, एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर, एल्स एंटर्ड ईयर इज नॉट लीप ईयर। दैट्स इट। देखिए, अब यहां पर एक ही स्टेटमेंट था, बट मैंने यहां पर कर्ली ब्रेसेस का यूज किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। अब देखिए, ये कुछ बातें हैं जो इफ एल्स से रिलेटेड ही हैं। बताइए, इस केस में क्या आंसर आएगा, बताओ मुझे। आई वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज। आंसर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर हियर। ओके, हर्षा इज गिविंग द आंसर टू मी। जो बच्चे उधर से बोलते नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ है। प्लीज राइट समथिंग, व्हाट इज द आंसर। ग्रेट। देखिए, यहां पर आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड। क्यों आएगा हेलो वर्ल्ड? क्योंकि सी में 1 का मतलब ट्रू माना जाता है। 1 का मतलब क्या माना जाता है? ट्रू। और 0 का मतलब फॉल्स। 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू, या आप नॉन जीरो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा आप? नॉन जीरो। 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। थोड़ा आगे चलते हैं तो इसका आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड। ये एग्जाम्पल 2 है, यहां पे 0 लिख दिया मैंने। इस केस में क्या आंसर आएगा? बाय। अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए यहां पर क्या आंसर है आपका, तो यहां पर हम बताएंगे बाय। व्हाट वुड बी द आउटपुट? इसका क्या आउटपुट होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। देखिए, इफ के बाद यहां सेमी कॉलन लगा दिया है मैंने। व्हाट वुड बी द आउटपुट? आई एम इंटरेस्टेड फ्रॉम योर ऑल स्टूडेंट्स कि भाई आप इसका आंसर जरूर बताएं मुझे। और कोई बच्चा? प्रीति, सॉरी। अदाया का आंसर, सॉरी अदाया। सी,
आपने दिमाग तो लगाया, यही तो चीज है जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। बच्चे ने क्या दिमाग लगाया कि इसमें 0 लगाया, और 0 का मतलब फॉल्स होता है, और फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा, और एल्स यहां पर है नहीं। तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर नो आउटपुट बताते हैं, बट आंसर आएगा हेलो IMDD। क्यों आएगा? क्योंकि भले ही यहां पर फॉल्स है, बट उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ था ना, तो ये लाइन यहीं से शुरू हुई और यहीं पे आके खत्म हो गई। इसका इस ब्लॉक से तो कोई संबंध रहा ही नहीं। आप देखिए, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर नो आउटपुट बताते हैं। यहां पर आप आए और ऐसा लिखें, आप रन कराएं, हेलो IMDD, आंसर आएगा सी, हेलो IMDD। आपका आंसर कब सही होता? जब मैं यहां सेमीकोलन नहीं लगाता। अब वो नो आउटपुट देगा भाई, सी, नो आउटपुट। सो हर छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर मैंने क्या लगा दिया था बेटा? सेमीकोलन। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समथिंग बाय यूजिंग द printf विदाउट सेमीकोलन। आपने जीवन भर printf के बाद सेमीकोलन लगाया होगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समथिंग बाय यूजिंग, ये कोई चैलेंजिंग टास्क आपको दे सकता है कि आप कुछ प्रिंट करा के दिखाइए बिना सेमीकोलन के। देखो, इफ के अंदर लगा दिया, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, और कल ही हम फिर नेस्टेड कंडीशंस के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओवरडोज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।